नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे पुनः एक बार आपके साथ। आज मिलर इंडिसेस पर एक प्रश्न पिछले सेशन में मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। एक स्केच बनाकर मैंने छोड़ा था कि ये मिलर इंडिसेस में ये कौन सा प्लेन है। मिलर इंडिसेस की सहायता से हम लोग ये बात करना चाह रहे थे ये कौन सा प्लेन है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इस प्लेन का नाम क्या है, यहीं पर हम लोगों ने पिछले सेशन को अपने रोका था। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्लेन को अगर आप देखिए तो पहले वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में न बोलकर पहले वाई डायरेक्शन में बता रहा हूँ। इस प्लेन को देखिएगा, ये वाई डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है, वाई डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो वाई डायरेक्शन में बढ़ता ही चला जा रहा है समानांतर। तो जब कोई प्लेन किसी अक्ष के समानांतर हो तो वहाँ पर वो अनंत दूरी पर एक दूसरे को काटेगा। इंटरसेप्ट कितने पर मिलेगा? अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर इंटरसेप्ट मिलेगा। उसके लिए उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो मिलर इंडिसेस का मान होता है 0। ध्यान रखिएगा, जब कोई प्लेन किसी अक्ष के सापेक्ष चलता ही चला जा रहा हो तो इसका मतलब कि उस अक्ष के सापेक्ष पैरेलल है, तो इनफाइनाइट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, कटान बिंदु होगा, और उसका रिवर्स करेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। जैसा कि जेड के डायरेक्शन के अलॉन्ग देखिए ना, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जेड डायरेक्शन में भी ये जो प्लेन है वो पैरेलल जा रहा है जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग। काटेगा कहाँ पे? इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा? अनंत पर। और अनंत पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो अब जाके मिलर इंडिसेस आता है और वो हो जाएगा आपका 0। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक जगह काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जहाँ अगर किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसके लिए मान हो जाएगा मिलर इंडिसेस का 1। तो हम लोगों ने जो ये स्केच बनाया था, इस प्लेन का नाम अगर देना हो, इस प्लेन का नामांकन करना हो, तो ध्यान रखिएगा, इस प्लेन का नाम हो जाएगा 100 प्लेन। 100 प्लेन इसको बोलेंगे। दूसरी बात, मैं तुरंत एक दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का आपको बना के बता दे रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का मैं बना के बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वाई एक्सिस, इसको क्या माने हम लोग? एक्स एक्सिस। और इसको क्या माने थे जी? जेड एक्सिस माने थे। गौर कीजिएगा, अब मैं ये प्लेन ले रहा हूँ, ये वाला, ये प्लेन, इस प्लेन को हम लोगों ने चुन लिया, मैंने इसे छायांकित कर दिया। इस प्लेन को ध्यान में रखिएगा, इस प्लेन को हम लोगों ने छायांकित किया है, इस प्लेन को छायांकित किया है, इस प्लेन को छायांकित किया है। तो आपको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस प्लेन को छायांकित कर रहे किए हैं हम लोग। अब इसके लिए पूछा जाए कि ये कौन सा प्लेन होगा, तो आपको गौर करना है, ये वाला जो प्लेन है वो इस एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता ही चला जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ता ही चला जा रहा है और अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, अनंत पर काटेगा। तो यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ये प्लेन हो गया 0। अब ध्यान दीजिएगा, जेड एक्सिस के अलोंग देखिए तो ऊपर जा रहा है पैरेलल ना, और इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अनंत पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा। तो जेड एक्सिस के अलोंग भी इसका मान हो जाएगा 0। अनंत पे जाके करेगा तो उसका उल्टा करते हैं तो वो आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। इस वाई एक्सिस को ओरिजिन से जब स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ वाई एक्सिस को ये प्लेन यहाँ काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए मान हो जाएगा इसका 1। ये 0 1 0 प्लेन हो जाएगा। इस प्लेन का नाम हम लोग कहेंगे
010 प्लेन, 010 प्लेन करें, इसका नाम हम लोग देंगे। अगर आप एक और देखना चाहें तो छोटा सा ही बना रहा हूँ, ये बनाने में आसानी भी होगा। छोटा सा ही एक हम लोग छोटी सी प्यारी सी एक संरचना बनाते हैं। आप जानते हैं कि ये क्या है, वाई एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, जी एक्सिस भी लोग बोलते हैं इसको। तो जरा सा ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम लोग एक प्लेन बना दे ऐसा, एक प्लेन हम लोग ऐसा बना रहे हैं, एक प्लेन ये बना रहा है, एक प्लेन बना रहे हैं इस तरह का, तो ध्यान में रखेंगे ये प्लेन y के अलोंग सीधे जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग सीधे जा रहा है, इंटरसेक्ट नहीं मिल रहा है, अनंत पर मिलेगा। तो y के अलोंग x y z, y के अलोंग 0, y के अलोंग 0, किसी को पहले किसी को बाद में लिखेंगे। y को हम लोग चलिए 0 पहले बना लिए, पहले 0 ही बना लिए। x के अलोंग देखिए तो x एक्सिस के सापेक्ष, x एक्सिस के सापेक्ष ये बढ़ते ही चला जा रहा है, यानी x पर भी 0, अनंत दूरी पर जाकर इसको काटेगा, इंटरसेक्ट होगा अनंत पर, इसलिए यहाँ भी 0। लेकिन z एक्सिस को यहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर z एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके लिए मान हो जाएगा 1। यानी ये जो हम लोग जो छायांकित प्लेन बनाए हैं वो 001 प्लेन हो गया, 001 प्लेन हो गया। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। प्लेन निकालने का ये एक तरीका है, किसी क्रिस्टल के किसी प्लेन का जानकारी, किसी तल की जानकारी हम लोग इस प्रकार से भी आराम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आते हैं प्रश्न की तरफ, आते हैं कुछ और हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है, इन ए क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एन स्फीयर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स आर। आपको दिया हुआ है कि क्लोज पैक एरे है और उसमें एन स्फीयर मौजूद है, एन गोला मौजूद है, तो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल, तब क्या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल कितना होगा। टेट्राहेड्रल होल हम लोग जानते हैं कि एन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है, एटम है, मोलिक्यूल या आयन है, तो टेट्राहेड्रल होल उसका 2 गुना होता है। तो इस प्रश्न में 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आंसर हो जाएगा क्या, 2n। आंसर हो जाएगा 2n। इस तरह के कहीं प्रश्न दिखाई दे तो आप आंसर बनाएंगे 2n। एक अगला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स इन ए क्यूबिक क्लोज्ड पैक एरे ऑफ एन स्फीयर। इस बार दे रहा है ना कि इस बार दे रहा है आपको कि ऑक्टाहेड्रल साइड्स की संख्या क्या होगी जब किसी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एन स्फीयर मौजूद हो। एन स्फीयर मौजूद हो तो पूछा जा रहा है टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। तो आप जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल इसके बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा n। ABCD में कुछ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन दिया रहे आंसर हो जाएगा n। ऑक्टाहेड्रल अगर होल की बात की जाए तो n हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होल की बात की जाए तो 2n हो जाएगा। आगे एक अगला क्वेश्चन, इन ए कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज रेस्पेक्टिवली। कैल्शियम फ्लोराइड, in a calcium fluoride structure the coordination number of cations and anions is respectively। cations के जगह Ca2+ और anion के जगह F- होगा। आपसे कहा जा रहा है कि इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसमें कैल्शियम 2+ का समन्वय संख्या होता है 8 और F- की समन्वय संख्या का मान होता है 4। तो ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 8,4। ये जिसमें होगा वो हम लोग बनाएंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं, द आयनिक रेडियाई ऑफ Rb+ एंड I- आर 1.46
एंड 2.16 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा देखिए तो ये सब हटा रहे हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटा सा एमसीक्यू टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको दिया गया है क्या, आरबी प्लस और आई माइनस, इनका जो है रेडियाई दिया गया है, इनकी त्रिज्या दी गई है। आरबी प्लस का और दिया हुआ है कितना, 1.46 और 2.16 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 2.16 एंगस्ट्रॉम। आपसे कहा जा रहा है कि, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है द मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिबिटेड बाय इट इज, इसके द्वारा किस तरह का संरचना का प्रदर्शन होगा। प्रोबेबल इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबल स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, 1.46 में 2.16 से भाग दे दीजिएगा, देख लीजिएगा क्या आ रहा है। 1.46 भागा 2.16 कर देंगे, तो अगर 0.414 से लेके 0.732 के बीच आएगा तो NaCl टाइप का हो जाएगा, और अगर 0.732 से अधिक आएगा तो CsCl टाइप का हो जाएगा। और नहीं, यदि 0.414 से छोटा आ जाए, 0.414 से भी छोटा आ जाए तो ये आपका ZnS टाइप का हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, भाग देकर देख लीजिएगा, 1.46 भागा 2.16 कि इसका वैल्यू किसके रेंज में आ रहा है, यानी रेडियस रेशियो का जो मान है ना, उससे डिसाइड होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ऐसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है जिसका कि आंसर, इस प्रश्न का आंसर इस ये क्वेश्चन बैंक के अनुसार, इस प्रश्न का आंसर इस क्वेश्चन बैंक के अनुसार NaCl टाइप आ रहा है। इस क्वेश्चन बैंक के अनुसार आंसर आ रहा है NaCl टाइप। तो अपना चेक कर लीजिएगा ना, ये तो आपका काम है। अच्छे विद्यार्थी इसको अपने से पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद हाँ, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, एक अगला क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा ना। आरबी प्लस का आई माइनस का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस रेशियो निकालेंगे तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा आपको पता चल जाएगा। इसकी संभावित संरचना क्या होगी इसका आप पता लगा सकते हैं। इसके संभावित संरचना का आप पता लगा सकते हैं, संभावित संरचना का पता लगा सकते हैं। और विद्यार्थी जी, जब आप, आज ये छोटा सेशन ही रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ये व्यस्तता बढ़ गई है तो छोटा सेशन है आप, लेकिन जब बैठिए ना तो कम से कम एक सेशन पूरा देखिए। आप में से कुछ विद्यार्थी 4-5 मिनट के बाद हमारा साथ छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। ये हर किसी के लिए खराब है, आपके लिए भी और मेरे वीडियो के लिए भी खराब है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूरा सेशन को कंप्लीट देखने के बाद ही हिलेंगे, याद रखेंगे इस बात को। छोटा सेशन बना रहा हूँ समय अभाव के कारण, आगे कुछ प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है और मौसम साथ देगा तो आपके साथ पुनः मैं जुड़ूंगा, भरपूर समय दूंगा। लेकिन उसके पहले हाँ जरा देखिएगा, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, कहा जा रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी दिया जा रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। विद्यार्थी जी, लैटिस एनर्जी क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या आयंस या मोलिक्यूल्स होता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वेल अरेंज्ड होता है, और वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। कणों की स्थिति एकदम फिक्स होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कणों के जो पोजीशन होता है ना वो फिक्स होता है, और उस तरह से एक बड़ा संरचना जो बनता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को बनाने में कितनी ऊर्जा लगी थी या उसको तोड़ने में कितना ऊर्जा लगेगा, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ना, उस लैटिस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना ऊर्जा लगेगा। तो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, LIBR, LICL, LII, देखिए तो LIBR, LICL, LII
और एक दिया है LiF। हम लोग जानते हैं कि जितने बड़ा होगा मोलिक्यूल, जितने बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान होता है, जितने बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान होता है। तो जितने बड़ा होगा उसको तोड़ना आसान होता है, तो ध्यान में रखिएगा, जो जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना सबसे आसान। तो कॉम ये Li तो सब में कॉमन है, इनकी बात छोड़ दीजिए। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन, यानी इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, इसको तोड़ना सबसे आसान होगा, यानी इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। और अब आप समझ गए होंगे कि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होने वाला है। तो सुनिए, प्रश्न पूछा गया है ना कि इन चारों में से लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि LiI लिथियम आयोडाइड सबसे बड़ा है। और अगर कोई केमिकल बॉन्ड बहुत लंबा हो तो उसको तोड़ना आसान होता है। LiI को तोड़ना सबसे आसान होगा, LiI को तोड़ना सबसे आसान होगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा? आप कमेंट में आंसर लिखिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर आंसर आप लिखिएगा, इन चारों में से किसकी लैटिस एनर्जी की मान सबसे ज्यादा होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लैटिस एनर्जी का मान सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? किसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा उसी के लैटिस एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होगा। कमेंट करके आप हमको आंसर दीजिएगा ना। और नहीं तो अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर मेरे पिंड कमेंट का इंतजार कीजिएगा, उसका मैं आंसर आपको बाद में, पहले आपके आंसर को देख लेता हूं कितने विद्यार्थी उसका सही जवाब लिखते हैं, कमेंट करते हैं ना। उसके बाद मैं आप अपना सेटिस्फाई करूंगा आपको कि हाँ आपने सही जवाब दिया है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सही कमेंट कीजिएगा कि इनमें से किसका लैटिस एनर्जी का मान सबसे ज्यादा है। एक छोटा सवाल, सत्र को समाप्त करते हुए एक छोटा सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो सॉलिड? स्यूडो सॉलिड कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्यूडो सॉलिड? इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही स्यूडो सॉलिड कौन है? CaF2 या NaCl या ग्लास या फिर ऑल, 4 गो ऑप्शन दिया है। तो CaF2 आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड होता है। NaCl आयनिक सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड होता है। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं, ये ट्रू सॉलिड नहीं है। और ट्रू सॉलिड नहीं है तो यही स्यूडो सॉलिड होगा। स्यूडो माने छद्म, छद्म ठोस, ये स्यूडो सॉलिड है। कौन? ये स्यूडो, PSEUDO, PSEUDO स्यूडो सॉलिड है। ग्लास, कांच जो है ना, स्यूडो सॉलिड है, छद्म ठोस का उदाहरण है। तो इस छोटे से सेशन के साथ ही आज मुझको आप अनुमति देंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे पुनः आपसे एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।